हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल त्रिवेदी क्लासेस में। आज हम लोग रैंक ऑफ कोल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस जो कि कोल सीम के साथ हो सकते हैं, वैसा जियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो जीटी का जो पहला क्लास था वो आप लोगों ने किया ही होगा, और अगर नहीं किए तो फिर से उसको कर लीजिएगा। तो पहला क्लास में हम बात कर रहे थे उसके गैस टेस्टिंग की सिलेबस की। तो गैस टेस्टिंग का जो सिलेबस है उसमें जनरल आइडिया अबाउट माइनिंग होना ज़रूरी है, माइनिंग का जनरल आइडिया। तो जनरल आइडिया में ये सब है, थोड़ा जियोलॉजी रिलेटेड ये सब रहना है। उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग सेक्शन से जितना भी टॉपिक है उसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। स्पेशली अंडरग्राउंड कोल माइनिंग का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गैस टेस्टिंग का परीक्षा अंडरग्राउंड कोल माइनिंग के लिए ही ज़रूरी है। ओपन कास्ट के लिए तो रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट अभी दिया जा रहा है। अगर कोई डिप्लोमा होल्डर है तो उसको तो ओवरमैनशिप सर्टिफिकेट के लिए जीटी भी चाहिए, और कोई सेकंड क्लास अगर कोई बीटेक होल्डर है तो उसको भी जीटी होना पड़ेगा, तब जाकर सेकंड क्लास मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं रैंक ऑफ कोल से। तो कोल का जो टाइप है वो आप लोग पढ़े ही होंगे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट है। और चूँकि एक्चुअली कोयला जो है वुड से बना है, प्लांट मतलब पेड़ पौधा जब गिर गया तो उसके ऊपर से फिर मिट्टी उट्टी गिरते गया, सेडिमेंट फॉर्म हो गया, तो फिर उसके ऊपर फिर एक बार फिर वेजिटेशन ग्रीव हुआ, और फिर वो एक साथ फिर दब गया, मर गया। उसके ऊपर से फिर इस तरह से मिट्टी पत्थर गिरते गया, फिर ऐसे मतलब कोल सीम का फॉर्मेशन इस प्रकार होता है। तो टाइप ऑफ कोल क्या है? वुड, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो इसका जो ये है कैटेगराइजेशन ऐसे है। तो सबसे अच्छा कोल एंथ्रासाइट को माना जाता है, और पीट जो है बहुत ख़राब कोयला में से है। तो जैसे जैसे उसका उसमें कार्बन कंटेंट, कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, कार्बन इससे जाएंगे तो ज़्यादा होगा, ठीक है। और इलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से कोयला बनता है। और कार्बोनाइजेशन होता है। सबसे पहले तो कार्बन बढ़ेगा जब कोयला मतलब कोल फॉर्म करता है, तो कार्बन बढ़ेगा, फिर इलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। तो ये हो गया। और जिस तरह से इससे ग्रेड इंक्रीज होगा तो कार्बन वैसे बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वैसे ही घट जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हीटिंग वैल्यू जो है कोल में जो होता है, हीटिंग वैल्यू वो एंथ्रासाइट का सबसे ज़्यादा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उससे ज़्यादा बिटुमिनस का भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली लिग्नाइट का जो हीटिंग वैल्यू है वो 2400 किलो कैलोरी, 2400 किलो कैलोरी पर केजी है। 1 किलो अगर हम लोग कोयला को जलाएंगे, लिग्नाइट को जलाते हैं, तो उससे हम लोग को 2400 किलो कैलोरी हीट मिलेगा। दूसरा है बिटुमिनस का, उसका तो 2500 से 6600 किलो कैलोरी पर केजी है। उसके बाद इस तरह से है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब
हवा के कंपैरिजन में लिग्नाइट का, मतलब हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लिग्नाइट का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है और बिटुमिनस का जो है 1.2 है। इस तरह से बिटुमिनस का 1.3 से लेके 1.4 तक वेरी करेगा और एंथ्रासाइट का 1.5 रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये हो गया रैंक ऑफ कोल। तो टाइप ऑफ कोल आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं कि एंथ्रासाइट कोल यहाँ पर कहाँ पर है। एंथ्रासाइट कोल यहाँ पर नहीं है, इंडिया में एंथ्रासाइट कोल नहीं है। एंथ्रासाइट इज नॉट इन इंडिया। एंथ्रासाइट जो है इंडिया में नहीं है। हाँ, सेमी एंथ्रासाइट कुछ जगह में सेमी एंथ्रासाइट समवेयर इट इज़ फाउंड, कहीं कहीं पाया जाता है। कहाँ पर है? तो कश्मीर में, जेके जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में कहीं पर है। और कुछ जगह यहाँ दार्जिलिंग के आसपास है। वहाँ क्यों है? वो सब पहाड़ी इलाका है, ठीक है, दार्जिलिंग के आसपास है कुछ तो वो सब पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ी इलाका में जब बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर और प्रेशर और ऊपर से वेट पड़ेगा, तब वो ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर के कारण अच्छा कोयला बन पाता है। तो वो सेमी एंथ्रासाइट बना। बाकी ज़्यादातर यहाँ बिटुमिनस, सेमी बिटुमिनस ये सब है। और इसके साथ ही कुछ लिग्नाइट फील्ड है, जैसे नेवेली का नाम आप लोग सुने होंगे, जो तमिलनाडु में है, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, वो वहाँ पर लिग्नाइट पाया जाता है। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादातर पूछा जाता है कहीं पर, तो मतलब बिटुमिनस कोल में, बिटुमिनस में एक मतलब कुछ केमिकल कंपोजिशन कुछ होता है जिसके कारण वो उसमें कुछ अलग तरह का चमकीला चीज़ पाया जाता है। तो वो क्या क्या है? 4 तरह के इस तरह से कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। तो वो है ड्यूरेन, फ्यूजन, क्लेरेन, और विट्रेन। ये सब जो चारों है बिटुमिनस में पाया जाता है, ड्यूरेन, फ्यूजन, क्लेरेन और विट्रेन, तो ये सब बैंडेड कंस्टिट्यूएंट्स कहे जाते हैं। तो दिस 4 आर द विजिबल बैंड्स जो कि बिटुमिनस में होता है। और मार्केटिंग के लिए कोल का ऐसे 3 टाइप में बांटा गया है, 3 साइज के हिसाब से जो है। तो वो 3 है स्टीम कोल जो कि 50 mm से 200 mm तक का साइज़ है। 200 mm तक का साइज़ को स्टीम बोला जाता है। और उसके बाद है रबल कोल कहाँ से है? 25 mm से लेके 50 mm तक का साइज़ को रबल बोला जाता है। और उसके बाद है स्लैक कोल, ये 0 to 25 mm और कभी कभी 0 से 50 mm तक को रबल कोल बोला जा सकता है। और इसके साथ ही और बहुत तरह से इसको कोयला को कैटेगराइज किया गया है, कोकिंग, नॉन कोकिंग ये सब है। और उसमें भी ग्रेड में बहुत तरह का ग्रेड में उसको बांटा गया है। वो उसका मॉइस्चर कंटेंट, हीटिंग वैल्यू, एस कितना है, एस परसेंटेज, ये सब पर भी डिपेंड करता है। तो जीटी के लिए उतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम उसको इस पे नहीं बताएंगे। हाँ दोस्तों, अब हम जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस
disturbances associated with coal seams का चर्चा करेंगे। तो क्या क्या जनरली कोल सीम में जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो सकता है। सबसे पहले आउटक्रॉप के बारे में जानिए। आउटक्रॉप क्या होता है? जब मान लीजिए इस तरह से कोल सीम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसे बेड के रूप में होता है और बीच में इस तरह से मान लीजिए ये सब पत्थर है, सेल है, और ये एक कोल सीम है, ये एक कोल सीम है, और इस तरह से ये एक कोल सीम है। नेमिंग हम लोग नीचे से करते हैं। तो या फिर इस तरह से मान लीजिए आउटक्रॉप यहाँ निकला हुआ है, जहाँ सरफेस में दिखेगा, अगर इस तरह से कोई भी कोल सीम सरफेस में कहीं दिखेगा तो वो इसको आउटक्रॉप बोलते हैं। और उस सीम का नाम उसी जो आउटक्रॉप होगा, जिस जगह पर होगा, जिस गांव पर होगा, उसी गांव के नाम पर इस सीम का हम लोग नाम रख देते हैं। तो जनरली तीन तरह का ये कोल सीम में जनरली दो तरह के पत्थर पाए जाते हैं। सेल हो गया और दूसरा हो गया सैंडस्टोन और सेल। ये अगर दो तरह के स्टोन को हम लोग जान जाएंगे तो फिर हम लोग को और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सेल जो होता है कार्बोनेशियस होता है, थोड़ा उसमें कार्बन का मात्रा होता है वो, और दूसरा है सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन ज़्यादा मजबूत होता है सेल के मुकाबले। तो आउटक्रॉप आप लोग समझ चुके हैं। अब आउटक्रॉप के बाद हम लोग आते हैं क्या क्या जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो सकती है। फॉल्ट हो सकती है, फोल्ड हो सकता है, डाइक हो सकता है, और डाइक के बाद और सील होता है। तो सील जनरली कोल सीम में नहीं होता है। तो पहले हम लोग फॉल्ट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं इसको, ताकि आपको और अच्छा से समझा सकूं। कोल माइंस में दो तरह के पत्थर पाए जाते हैं, वो है सैंडस्टोन और सेल। जनरली दो तरह के हैं, ज़्यादातर जगह में यही पाया जाता है। ऑल ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो फॉल्ट क्या होता है? मान लीजिए इस तरह से कोल सीम था, लेकिन मान लीजिए यहाँ ब्रेकेज आ गया, टूट गया, फ्रैक्चर, और ये टूट के मान लीजिए नीचे इस तरह से आ गया। कोई भी एक्टिविटी हुआ होगा, अर्थक्वेक वगैरह मान लीजिए कुछ हुआ, इस तरह से धरती मान लीजिए डिस्टर्ब हुआ थोड़ा सा, तो उसके कारण ये सीम यहाँ रह गया और इधर टूट के एक फ्रैक्चर होके यहाँ आ गया। तो इस तरह इसको बोलेंगे फॉल्ट। फॉल्ट मतलब फ्रैक्चर के वजह से होता है, फ्रैक्चर और ब्रेक। फॉल्ट का मतलब है फ्रैक्चर और ब्रेकेज। ब्रेक या फिर फ्रैक्चर होगा सीम में तो उसको फॉल्ट बोलेंगे। अब फोल्ड कैसा होगा? ये हो गया फॉल्ट। फोल्ड कैसा होगा? इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से कोई भी इस तरह से टेक्टोनिक एक्टिविटी या फिर इस तरह से
जियोलॉजिकल कोई घटना हुआ तो जिसके कारण से क्या हुआ, यहाँ पर मान लीजिए प्रेशर पड़ गया, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर प्रेशर पड़ गया, तो इस तरह से टर्न हो जाएगा, इस तरह से मतलब वो सीम मुड़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे फोल्ड। ठीक है। लेटरल प्रेशर के कारण से, लेटरल प्रेशर से फोल्ड होता है। ठीक है। अब डाइक और सील। तो डाइक क्या है, तो मान लीजिए इस तरह से कोई इस तरह से ब्लॉक है कोयला का। ठीक है। अब यहाँ से इस तरह से वर्टिकल अगर इस तरह से कोई भी डाइक क्या है, डाइक जो है वो डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज। डाइक इज ए डिस्कॉर्डेंट igneous bodies, discordant igneous body of tabular form। टेब्यूलर फॉर्म में होगा इग्नियस बॉडी, तो उसको डाइक बोलेंगे। और इस तरह से एक क्रॉस कटिंग रिलेशन बनाएगा। तो हम आज क्लास को स्टॉप करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप ऑफ गैलरीज के बारे में बताएंगे, फिर डेवलपमेंट और डिपिलरिंग, और फिर लॉन्ग वॉल के बारे में डिटेल में बताएंगे, और फिर ओल्ड वर्किंग या फिर गोफ क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, और फिर सपोर्ट किस टाइप का होता है ये फिर अगला वीडियो में हम आप लोग को पूरा क्लियर कर देंगे। मतलब जनरल आइडिया अबाउट माइनिंग का जितना रिक्वायरमेंट है वो हम आपको फुलफ़िल कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।